Hello everyone, I am Japneet Kaur. Welcome to PEF Sarkari Naukri classes. Today we are going to cover the topic idioms and phrases, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मुहावरे. तो चलिए let's begin. तो आज हम करने जा रहे हैं मुहावरे जो आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो आवर फर्स्ट इडियम एंड फ्रेज इज व्हाट डज द इडियम ब्रेक अ लेग मीन. आपने बहुत बार फिल्म्स में भी ये सुना होगा, ब्रेक अ लेग. जब आप किसी को गुड लक विश करते हो, जब आप किसी को बेस्ट विशेस देते हो, ऑल द बेस्ट कहते हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ब्रेक अ लेग. Alright, so break a leg means good luck when you wish someone good luck. So second one is if someone tells you to spill the beans, they are asking you to. अगर आप spill the beans कहते हो कि अब यहाँ पे आप इसका literal meaning नहीं उठाओगे कि आप कोई मील कुक कर रहे हो या कोई मेस क्लीन कर रहे हो. spill the beans, जो beans होती हैं, ठीक है, दाने होते हैं, उनको खिलार देना या कुछ भी ऐसे नहीं सोचना. स्पेल द मीन्स शेयर अ सीक्रेट. व्हेन यू आर सपोज टू शेयर अ सीक्रेट, जब आप कोई छुपी हुई बात को बताना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, उसे हम बोलते हैं स्पेल द बीन्स. देयर आफ्टर व्हाट डज द फ्रेज जंप ऑन द बैंडवैगन मीन. बैंडवैगन यूज होता है वर्ड, वैसे जो एक सवारियों के लिए यूज होता है, पीछे जो ट्रॉली वगैरह बांधी हुई होती है, उसे हम बैंडवैगन बोल देते हैं. वैसे बैंडवैगन उसके लिए भी यूज किया जाता है जब कोई न्यू ट्रेंड स्टार्ट हुआ हो, न्यू ट्रेंड स्टार्ट हुआ हो. ऑलराइट, जैसे अब अगर हम स्टार्ट करें कि बैंडवैगन जो है एक न्यू ट्रेंड है. ऑलराइट, जैसे अगर बूट कट जीन्स का, नैरो जीन्स का अगर ट्रेंड शुरू हुआ हो तो उसे बैंडवैगन भी बोलते हैं. जंप ऑन दी बैंडवैगन मींस कि आप कोई भी जो पॉपुलर एक्टिविटी हो रही है या जो न्यू ट्रेंड शुरू हुआ है उसे क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना. सो द बी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज ज्वाइन अ पॉपुलर एक्टिविटी. देयर आफ्टर इफ समथिंग इज आउट ऑफ द ब्लू, इट मीन्स आउट ऑफ द ब्लू. ठीक है, आउट ऑफ द ब्लू मीन्स अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं तो जो चीज बहुत ज्यादा अनप्लैंड हो. अनप्लैंड मीन्स कि जिसे हम प्लान ना किया, एक्सपेक्टेड ही ना हो, और वो अनसर्टेन चीज हो, अनसर्टेन चीज हो और आपकी जिंदगी वो हैपन हो जाए. ऑलराइट, तो व्हेन वी से आउट ऑफ द ब्लू, ठीक है, आउट ऑफ द ब्लू मीन्स तो अनप्लैंड और अनएक्सपेक्टेड एक्टिविटी को हम यहाँ पे शो करते हैं जो चीज बहुत ज्यादा अनसर्टेन हो. ऑलराइट, देयर आफ्टर What does the expression cost an arm and a leg signify? तो अब एक एक्सप्रेशन है cost an arm and a leg, कि जब कोई चीज बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो, अब वो एक आपकी आर्म कॉस्ट कर रही है और एक लेग कॉस्ट कर रही है, इट मीन्स आपको कुछ अपना बेचना पड़ेगा तभी वो चीज आप खरीद पाओगे. तो दैट समथिंग इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, जो आपकी बजट फ्रेंडली ना हो. ठीक है, दैट इज नॉट बजट फ्रेंडली, या जिसे हम पॉकेट फ्रेंडली भी बोल देते हैं. बजट फ्रेंडली होता है कि अफोर्डेबल हो वो चीज. नॉट बजट फ्रेंडली मीन्स दैट इज वेरी एक्सपेंसिव. राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. व्हाट डज इट मीन टू बर्न द मिडनाइट ऑयल. बर्न द मिडनाइट ऑयल, जब मिडनाइट ऑयल क्या होता था कि जैसे पुराने जमाने में लोग लालटेन जला के पड़ते थे कि वहां पे तेल यूज होता था. तो आप इस चीज से इसकी इंडिकेशन ले सकते हो कि जब हम बहुत ज्यादा रात तक काम करते हैं, वर्क लेट इनटू द नाइट, ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है, तो हम ये फ्रेज बहुत बार यूज करते हैं. ही बर्न्ड मिडनाइट ऑयल टू मेक बोथ एंड मीट. टू मेक बोथ एंड्स मीट. अब ये भी एक फ्रेज है, मेक बोथ एंड्स मीट. ये फ्रेज किसके लिए यूज किया जाता है कि जैसे अगर आपने रोटी पानी का खर्चा चलाना हो, अपना जीवन बसर करना हो, तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि अपनी मील को सिक्योर करना, मतलब अपने लिए सफिशिएंट पैसा कमाना कि आप अपनी नेसेसरीज को पूरा कर पा रहे हो. ऑलराइट, तो नेसेसरीज को पूरा कर पा रहे हो. देयर आफ्टर इफ समवन टेल्स यू, द सेवेंथ वन, इफ समवन टेल्स यू कट टू द चेस, दे वांट यू टू. कट टू द चेस होता है कि बिल्कुल एंड पॉइंट पे आना, एंड पे आओ, बात पे, पॉइंट पे, मेन पॉइंट पे फोकस करो कि इधर उधर की मत बातें करो, इधर उधर की ना बातें करना और मेन पॉइंट पे हिट करना. मेन पॉइंट पे हिट करना हम उसे बोलते हैं कट टू द चेस. ठीक है, स्किप द डिटेल्स एंड गेट टू द मेन पॉइंट. जब हम मेन पॉइंट पे आ जाते हैं और डिटेल्स को, जो मतलब एक्स्ट्रा बातें हो रही हो, सेकेंडरी बातों को छोड़ के मेन प्राइमरी हम फोकस करते हैं, तो उसे हम कहते हैं कट टू द चेस. देयर आफ्टर
व्हाट इज द मीनिंग थ्रो इन द टॉवल? थ्रो इन द टॉवल, जब हम ये बात करते हैं, ये फ्रेज यूज करते हैं थ्रो इन द टॉवल, इट मीन्स जब हम सरेंडर कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं किसी चीज से, अगर कोई चीज बहुत मुश्किल हो, ठीक है, तो हम यूज करते हैं वहां पे फ्रेज थ्रो इन द टॉवल, दैट इज टू सरेंडर और गिव अप। जब हम उस चीज को छोड़ देते हैं, बिल्कुल ही हार मान देते हैं, तो हम वहां पे यूज करते हैं थ्रो इन द टॉवल। Thereafter, the next idiom is, what is the idiom hit the nail on the head? Hit the nail on the head. nail होता है जैसे वो औजार यूज करते हैं, ठीक है, तो nails यूज करते हैं, कीले यूज करते हैं, ऑलराइट, कीले जो होती हैं, तो उसके इस एक्सप्रेशन को क्या इंडिकेशन हमसे यहां से मिलती है? मिस अ टारगेट। अब आप मिस अ टारगेट नहीं लगाओगे क्योंकि हमने नेल हिट किया है, बिल्कुल। हैमर अ नेल, हैमर मीन्स हथौड़ी से उस कील को छुबाना, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। डिस्क्राइब समथिंग एग्जैक्टली राइट, तो जब हम बिल्कुल किसी चीज को टू द पॉइंट जाके बिल्कुल उसे एक ऐसे वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं कि दूसरे बंदे को वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, वो चीज वो अंडरस्टैंड कर जाए, ऑलराइट, तो हम वहां पे कौन सा फ्रेज यूज करते हैं? हिट द नेल ऑन दी हेड, मतलब बिल्कुल पॉइंट की बात की है, पते की बात की है, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ समवन इज ऑल ईयर्स, इट मीन्स, अगर हम फ्रेज यूज कर रहे हैं ऑल ईयर्स, ऑल ईयर्स होता है जब हम फुली अटेंटिवली किसी चीज को बड़े ध्यान से सुन रहे हो, पूरे ध्यान लगा के, ठीक है, तो हम वहां पे यूज करते हैं ऑल ईयर्स, फुल अटेंटिव एंड ईगर टू लिसन, ऑल ईयर्स। आई एम ऑल ईयर्स सिंपल यूज किया जाता है जब आप टीचर आपको कहे कि लिसन टू मी केयरफुली, सो यू कैन रिप्लाई मैम आई एम ऑल ईयर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। What does the phrase spitting image mean? तो स्पिटिंग इमेज की जब बात की जाती है, तो जब कोई चीज बिल्कुल सेम हो, सेम रिजेंबल करती हो, सेम टू सेम, स्पिटिंग इमेज मीन सेम टू सेम, बिल्कुल ही कॉपी पेस्ट वाला काम हो, तो वहां पे हम यूज करते हैं स्पिटिंग इमेज। तो दैट इज फिगरेटिवली रिजेंबल्स समवन, रिजेंबल होता है कि बिल्कुल कॉपी हो उस चीज की, ऑलराइट। तो अगर आप अपने मम्मा से, आपकी अगर फेस सेम लगता है, आपके फीचर्स जो है अपनी मम्मा से मिलते हैं, तो यू कैन से आई एम अ स्पिटिंग इमेज ऑफ माई मॉम, स्पिटिंग इमेज ऑफ माई मदर या फादर, जिससे भी आपकी शक्ल मिलती है। देयर आफ्टर, इफ यू आर टोल्ड टू बाइट द बुलेट, व्हाट शुड यू डू? तो अगर आपको कहा जाता है बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट, अब बुलेट जो होती है वो लोहे की होती है, ठीक है, इट मीन्स आपको कोई डिफिकल्ट सिचुएशन से, आप अपनी इंडिकेशन माइंड, अपनी कॉमन सेंस से ये यूज कर सकते हो कि बुलेट को चबाना, ठीक है, इट मीन्स इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन एंड यू हैव टू बी ब्रेव एंड सैसी, ऑलराइट, तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं टू बी ब्रेव एंड इंड्योर अ डिफिकल्ट सिचुएशन, उस डिफिकल्ट चुनौती से, उस बहुत मुश्किल सिचुएशन से हमने क्या करना है, अपने आप को बाहर निकालना है या उसे सॉल्व आउट करना है, ऑलराइट, उसको ब्रेवली कंकर करना है। देयर आफ्टर, व्हाट इज कटिंग कॉर्नर्स इम्प्लाई? कटिंग द कॉर्नर्स, कटिंग द कॉर्नर्स होता है कि चल सर जाता है जिस चीज से, कि चल हम सार लेते हैं यहां से, ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे सिचुएशन आ जाती है अब कॉम्प्रोमाइज की, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज पे हम यूज करते हैं टेकिंग शॉर्टकट्स एंड ऑफन सेक्रीफाइसिंग दी क्वालिटी। जब हम शॉर्टकट्स ले रहे हैं, इट मींस कोई भी प्रोडक्ट को चूज कर रहे हैं और क्वालिटी को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, मतलब क्वालिटी को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जाने दो कोई बात नहीं, इस चीज से ही हम क्या कर लेंगे, अपना गुजारा कर लेंगे। So this is known as taking shortcuts, often sacrificing the quality. So it means taking corners. Here we use the idiom cutting corners. All right. Thereafter, the 14th is, if someone tells you the ball is in your court, तो ये बहुत बार यूज किया जाता है, आप अगर फिल्म्स वगैरह देखते हो तो वहां पे भी ये इडियम जो है बहुत बार यूज किया जाता है। द बॉल इज इन योर कोर्ट मीन्स कि अब डिसीजन लेने की बारी तेरी, एक्शन लेने की बारी तेरी, कि अब जो सिचुएशन है वो तेरे पलड़े में है, कि अब तुझे क्या लेना है, डिसीजन लेना है। सो द बी ऑप्शन इज करेक्ट, इट इज योर टर्न टू टेक द एक्शन एंड मेक अ डिसीजन। तो जो बॉल है वो आपके पास है, कि आपकी अब बारी है, टेक द डिसीजन एंड सेट इट राइट। ऑल राइट, चलिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज थ्रो कॉशन टू द विंड? अब इस फ्रेज का मीनिंग क्या हुआ? अब कॉशन क्या होता है कि आप बहुत ध्यान से, समझदारी से, मतलब उस सिचुएशन के सारे रिस्क को देखते हुए उस चीज को क्या कर रहे हो, बिल्कुल भांप रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, रिस्क को अवॉइड कर रहे हो,
ठीक है। तो अब उस चीज को क्या करना है, कहते हैं जो रिस्क, उसको कॉशन वगैरह है जो आप साइड पे लेके कंजर्वेटिव होके चल रहे हो, उसको उड़ा दो हवा में और क्या लो, रिस्क लो। डिस्कार्ड द कॉशन एंड टेक अ रिस्क। तो कॉशन को क्या करना है हमने, जो हम कंजर्व होके चल रहे हैं उसको छोड़ो और रिस्क को लो, चुनौतियां लो। ठीक है। तो जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं दे कैन यूज दिस वर्ड। ऑलराइट, रिस्क लेना बनता है। ठीक है। Thereafter, what does the expression let the cat out of the bag mean? Let the cat out of the bag mean? अब let the cat out of the bag, it means something is hidden. अब यहां से आप इंडिकेशन ले सकते हो कि कुछ चीज जो है वो हिडन है, छुपी हुई है, उसको बाहर आने दो। इट मीन्स डिस्क्लोज अ सीक्रेट अनइंटेंशनली। अनइंटेंशनली होता है कि जानबूझ के किसी चीज को ना करना, बस आपके मुंह से वो चीज निकल गई या कुछ हो गया तो आपने सीक्रेट को क्या कर दिया, रिवील कर दिया। Alright, so there we use disclose a secret unintentionally. Thereafter, 17th, if someone is under the weather, आप बहुत बार यूज करते हैं ये फ्रेज, बहुत बार कॉमन यूज होता है। under the weather means someone is ill, sick है वो, unwell है, feeling unwell or sick. ठीक है। Alright, so the use here is under the weather. I am under the weather. अगर आपको बुखार है, कुछ है, you are unwell, so you can use I am under the weather. ठीक है। और एक और फ्रेज यहां पे यूज किया जाता है, इट मीन्स दे आर नॉट साइमल्टेनियसली यूज्ड। ये फ्रेज क्या है हमारे पास, दैट इज फीलिंग ब्लू। फीलिंग ब्लू, फीलिंग ब्लू जो है वो सैड के लिए यूज किया जाता है, वो सैड के लिए यूज किया जाता है। ये जो वर्ड्स हैं ये इकट्ठे यूज नहीं किए जाते। सम पीपल यूज इट कि आप जब अगर बीमार हो तो यू कैन यूज फीलिंग ब्लू, दैट इज नॉट राइट। तो फीलिंग ब्लू जो यूज किया जाता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, फॉर शोइंग योर सैडनेस। ठीक है। जब आप कहो कि आप फीलिंग ब्लू है तो आप अपनी सैडनेस को डिपिक्ट कर रहे हो यहाँ पे। ऑलराइट, तो सैडनेस को डिपिक्ट करने के लिए होता है। देयर आफ्टर, व्हाट इज द फ्रेज ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मीनिंग क्या होगा कि आपने क्या करना है, इनिशिएट अ कॉन्वर्सेशन इन अ सोशल सेटिंग। तो आपने क्या करनी है, कॉन्वर्सेशन शुरू करनी है, बातचीत शुरू करनी है यहाँ पे। ठीक है, बातचीत शुरू करनी है। ठीक है, बातचीत शुरू करेंगे तो इसको बोलते हैं हम इनिशिएटिंग अ कॉन्वर्सेशन, स्टार्टिंग अ कॉन्वर्सेशन। बातचीत शुरू करना एक सोशल सेटिंग में, इट मींस यू आर हैविंग अ पब्लिक मीटिंग और आप इकट्ठे बैठे हो और यहाँ पे बातचीत शुरू करना, तो हम क्या करेंगे, ब्रेक दी आइस। देयर आफ्टर द वर्ड इज क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो अगर हम इसको हिंदी में बोले तो बहुत फेमस है मुहावरा ये वाला, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ऑलराइट, कि कोई मतलब अब यूज नहीं है रोने का जब आपने पर्टिकुलर टाइम पे वो एक्शन नहीं किया। जब टाइम था तब पढ़े नहीं, अब एग्जाम अगले दिन है, नजदीक है एग्जाम, अब हम रो रहे हैं कि कुछ आता नहीं है। सो देयर इज नो यूज ऑफ क्राइंग ओवर अ स्पिल्ड मिल्क। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन, वरिंग अबाउट समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड। अब जो चीज हो चुकी उसके बारे में परेशान होके चिंता करके क्या फायदा, समय वापस नहीं आने वाला। इट मीन्स इफ समवन इज इन द सेम बोट, हम कहते हैं ना समवन इज इन द सेम बोट, की सेम जो सिचुएशन है आप उसको क्या कर रहे हो, झेल रहे हो। तो फेसिंग द सेम चैलेंजेस और द सर्कमस्टेंसेस, वी आर सेलिंग इन द सेम बोट, वी आर सेलिंग इन द सेम बोट, कि हम एक ही नाव पे सवार हैं, कि सेम सिचुएशन से हम क्या कर रहे हैं, जूझ रहे हैं। तो वी आर सेलिंग इन द सेम बोट। Alright. Next is what is the idiom kick the bucket? Kick the bucket. तो kick the bucket जो है वो मरने के लिए यूज होता है, to die. ठीक है, kick the bucket is used for to die. It's a euphemism. तो जब आप किसी हार्श वर्ड को जो सुनने में अजीब लगता है, अब die वर्ड सुनने में अजीब लगता है, ऑलराइट, तो हम उस क्या करते हैं, किसी इडियम से या किसी और सॉफ्ट वर्ड से उसे क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, kick the bucket। तो हम मरने के लिए यूज कर देते हैं kick the bucket। If someone tells you to keep an eye on the ball, तो आपको keep an eye तो कॉमन वर्ड है। keep an eye means कि हमने अटेंशन देनी है उस प्रति, ध्यान रखना है उस चीज का, सो अटेंटिव होना है। ऑलराइट, अटेंशन देनी है, तो उसके लिए क्या यूज किया जाएगा, keep an eye, pay attention and stay focused। तो सी के लिए हम यूज करते हैं the word keep an eye on the ball। Thereafter 23rd, if you are told to hit the road,
हिट द रोड मीन्स क्या किया जाएगा? टू बिगिन अ जर्नी और लीव अ प्लेस। तो हिट द रोड मीन्स कि शुरुआत करो किसी जर्नी की और यहां से चले जाओ, ठीक है? तो द सी ऑप्शन इज करेक्ट। सो बिगिन अ जर्नी एंड और टू लीव अ प्लेस। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन बर्न वंस ब्रिजेस? बर्न वंस ब्रिजेस, जला देना किसी के ब्रिज को। तो देखें, अब सेट अ ब्रिज ऑन फायर, ये तो लिटरल मीनिंग नहीं हो सकता, हमें लिटरल मीनिंग नहीं देखते फ्रेजेस में, इसका कुछ और ही मीनिंग निकलता होता है कि अगर आप फुली इंग्लिश को इसमें ट्रांसलेट करने में चले गए तो वो फ्रेज नहीं होते, दे आर डिपिक्टिंग सम अदर मीनिंग, राइट? देखिए, बिल्ड न्यू ब्रिजेस, ये भी नहीं हो सकता, अवॉइड क्रॉसिंग ब्रिजेस, ये भी नहीं है, तो द बी ऑप्शन इज करेक्ट। एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्निंग टू अ प्रीवियस स्टेट। अगर आप एक इंसान एक पॉइंट से क्रॉस होके दूसरे पॉइंट पे चला जाता है तो उसके ये जो पाथ है इसको जला देना ताकि वो अपनी प्रीवियस सिचुएशन में वापस ना आ पाए। ऑलराइट, इफ यू हैव मूव्ड ऑन, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं मूव्ड ऑन, कि आप पीछे मुड़ के मत देखो। तो बर्न वंस ब्रिजेस, ठीक है, कि आप अपने अतीत में, पास्ट में झांक के मत जाओ, वहां पे मत जाओ और अपनी प्रेजेंट और फ्यूचर पे फोकस करो। तो that the word is used, burns one's bridges. Thereafter, the 25th one, if someone advises you not to count your chickens before they hatch, what they are cautioning against? तो अगर आपको कहा जाता है count your chickens before they hatch, तो आपको क्या कहा जाता है कि फ्यूचर में होने वाले जो लाभ हैं, प्रॉफिट्स हैं, उनको काउंट मत करो, जब वो चीज होएगी सबको पता लग जाएगा, ठीक है? फ्यूचर प्रॉफिट्स को कभी भी एंटीसिपेट मत करो, उनको काउंट मत करो। फ्यूचर प्रॉफिट्स को कंजर्व होके चलो, हम यहाँ पे यूज करते हैं कंजर्व होके चलो, कि चुप करके चलो, कि जब फ्यूचर में प्रॉफिट होगा आपको भी पता लग जाएगा, सबको भी पता लग जाएगा। तो पहले ही उस चीज का ढिंढोरा मत पीटो, ठीक है? शेख चिली की स्टोरी सुनी होगी सबने, शेख चिली मत बनो, ठीक है? जब आपको प्रॉफिट होगा तब आपको वो बात पता लग जाएगी और सबको पता चल जाएगी, ठीक है? सो द बी ऑप्शन इज करेक्ट। एंटीसिपेटिंग सक्सेस और प्रॉफिट बिफोर इट अकर्स। तो पहले ही सक्सेस को मत एंटिसिपेट करो, किसी प्रॉफिट को जब पहले उसके होने से पहले तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, तो वो चीज खराब हो जाती है। चलो 26 देखते हैं। इफ समवन डिस्क्राइब एज ऑल थम्स, व्हाट डज दैट मीन? अगर कोई कहता है आई एम ऑल थम्स, तो इट मीन्स इट इज लैकिंग सम कोऑर्डिनेशन। अब जो हाथ होता है, अगर फिंगर्स देखें तो लिटिल फिंगर, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर, ऑलराइट, तो हमारी जो इंडेक्स फिंगर होती है, थंब होती है, इन सबका सम्मेलन होती है वो चीज, तो वे इकट्ठे रल के सभी ये चीजें जो है बनी होती हैं, ठीक है? हाथ बना हुआ होता है। अगर उसमें सारे ही थंब हों, सारे ही यहाँ पे थम्स हों, या एक पर्टिकुलर फिंगर ही हो, तो उनका कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा, ठीक है? सो द बी ऑप्शन इज करेक्ट। लैकिंग कोऑर्डिनेशन और बीइंग क्लमजी, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो सारी चीजें क्या होंगी? ब्लंडर में जाएंगी, गलत होगा सब कुछ, क्लमजी हो जाएगा। क्लमजी मीन्स जब सब कुछ गलत हो रहा हो, ब्लंडर क्रिएट हो रहा हो, गलतियां हो रही हो, ठीक है? सारे थम्स नहीं होने चाहिए, इन सभी मतलब सभी फिंगर्स का क्या होना चाहिए? यहाँ पे मिश्रण होना चाहिए। देयरआफ्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम टर्न ओवर अ न्यू लीफ? टर्न ओवर अ न्यू लीफ, एक चीज को छोड़ के दूसरे चीज पे चले जाना। इट मीन्स आपने अपना पिछला जो लाइफ है या पिछले जो कर्म कांड हैं उनको छोड़ के किसी न्यू चीज पे हम क्या हो गए? शिफ्ट हो गए। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, एक नई शुरुआत की, ठीक है? तो ट्रांसफॉर्म वंस लाइफ और बिहेवियर, तो हमने अपनी जिंदगी का जो है चेंज किया। ट्रांसफॉर्म होता है चेंज लेके आना, ऑलराइट, चेंज लेके आना। तो हमने चेंज लाया, अपनी लाइफ को चेंज किया और अपने बिहेवियर को चेंज किया और एक नई शुरुआत की। इट मीन्स एक न्यू बिगनिंग की, ठीक है? न्यू बिगनिंग की, ऑलराइट। देयरआफ्टर, इफ समवन एडवाइजेस यू कीप योर कूल, व्हाट दे आर सजेस्टिंग? तो कूल रहना, हम कहते हैं कूल कूल वर्ड कितनी बार तो यूज करते हैं। तो द वर्ड इज रिमेन काम एंड कंपोज्ड, शांत रहो, काम रहो, सीरीन रहो, शांति रखो, ठीक है? तो कूल के लिए हम वहां पे यूज कर लेते हैं ये वर्ड। नेक्स्ट वन 29, इफ समवन सेज द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। अब जो जल्दी उठता है, जल्दी काम करता है, दूसरों से पहले ही वो काम कर लेता है, तो उससे सफलता मिलती है, ठीक है? सो द बी ऑप्शन इज करेक्ट। अर्ली राइजर्स आर मोर सक्सेसफुल, जो जल्दी उठते हैं वो जल्दी काम करते हैं। छोटे होते हम पढ़ते थे अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, ऑलराइट। तो ये यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है। देयरआफ्टर, व्हाट डज इट मीन टू फेस द म्यूजिक? टू फेस द
म्यूजिक। तो अब फेस द म्यूजिक मीन्स किसी चीज को कन्फ्रंट करना या किसी चीज को झेलना, उस सर्कमस्टांस को झेलना, फेस द म्यूजिक। तो अगर हम यहाँ से अटेंड अ कॉन्सर्ट, ये नहीं हो सकता, उसका लिटरल मीनिंग नहीं निकालना। लिसन अ रेडियो शो, ये भी नहीं हो सकता। ज्वाइन अ म्यूजिक बैंड, ये भी नहीं होगा। सो द आंसर इज बी ऑप्शन इज करेक्ट, कन्फ्रंट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वंस एक्शन। अब जो आपने कर लिया, जो बीज बो दिए, उसका क्या करना पड़ेगा, कॉन्सिक्वेंस आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, एक और फ्रेज यहां पे यूज किया जाता है, फेस द म्यूजिक, एज यू सो शेल यू रीप। ठीक है, इसके लिए भी यूज किया जाता है, जैसा बोओगे वैसा आप काटोगे, हार्वेस्ट करोगे। ठीक है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो इसका सिनोनिमसली इसको यूज किया जा सकता है, फेस द म्यूजिक, कि कन्फ्रंट आपके अपने एक्शंस के कारण जो आपको चीज अब झेलनी पड़ी, वो अब झेलो उसको बैठ के। देयर आफ्टर 31st, if someone is out of the words, what does that indicate? अब वो क्या करता है, डिपिक्ट करता है अगर हम यूज करते हैं आउट ऑफ द वर्ड्स। वर्ड्स जो होता है वैसे मेनली जो है वो फॉरेस्ट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये फॉरेस्ट के लिए यूज किया जाता है। अब आउट ऑफ द वुड्स होता है कि जब आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर आ जाते हो, ठीक है, डेंजर और डिफिकल्ट सिचुएशन से, तो वहां पे हम फ्रेज यूज करते हैं आउट ऑफ द वर्ड्स। सेफ फ्रॉम डेंजर और डिफिकल्टी, किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन से जब हम बाहर आ जाते हैं तो हम सेफ फ्रॉम द डेंजर और डिफिकल्टी वहां पे यूज करते हैं आउट ऑफ द वर्ड्स। देयर आफ्टर, What does the phrase turn a blind eye mean? Turn a blind eye, आंखें मीच लेना किसी चीज को देख के, तो वहां पे हम यूज करते हैं ignore or pretend not to see something। जब आप कहते हैं अंधा है बंदा, आप इग्नोर कर रहे हो उसी चीज को, बिल्कुल फुल्ली इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, फुल्ली इग्नोरेंस है उस चीज को, मतलब गलत हुआ देख के भी हम आंखें जब बंद कर लेते हैं तब हम यूज करते हैं turn a blind eye towards the evils। तो जो गलत हो रहा था उसने क्या किया, उसके लिए आंखें नीच ली, उसको दिख रहा है पर तभी भी नहीं बोल रहा। देयर आफ्टर द वर्ड 33rd इज इफ समवन इज अप इन द एयर, अप इन द एयर। अब जब चीज अप इन द एयर हो तो यहाँ पे आपने कोई जॉय के साथ नहीं लेना, वो बताऊंगी जॉय के लिए क्या यूज किया जाता है। अप इन द एयर जब हम यूज करते हैं, दैट समथिंग इज अनसर्टेन, अनडिसाइडेड हो जो चीज। ठीक है, अनडिसाइडेड हो कोई चीज, अभी तक डिसाइड नहीं हुई। My plans to Kerala are up in the air, are still up in the air. My plans to Kerala are still up in the air. अभी तक वो क्या है, अनडिसाइडेड है, अनसर्टेन है, पता नहीं जा भी पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। ऑलराइट, thereafter 34th, What is the meaning of the idiom hit the sack? अब हम क्या यूज करते हैं, hit the sack, जब हम बेड when we are going to the bed, ठीक है, सोने जा रहे हैं स्लीप के लिए, तो हम यूज करते हैं go to the bed और sleep। तो if you are going to the bed, तो आप कह सकते हो I am hitting the sack। नींद के लिए, जाने के लिए, सोने के लिए हम hit the sack यूज करते हैं। Thereafter the phrase is break a sweat, break a sweat signify। तो 35th है हमारे पास, what does it mean, break a sweat। तो क्या होता है कि जब हम फिजिकली कोई वर्क करते हैं, ठीक है, फिजिकली कोई काम करते हैं, इट मीन श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उसके लिए यूज होता है ब्रेक अ लेग। ठीक है, तो हम अगर प्रेशर एक्सर्ट करके अपनी बॉडी को धक्का करते हैं कि ये काम करना है हमने, एक्सर्ट वनसेल्फ फिजिकली, तो ब्रेक अ स्वेट। अगर आप शिफ्टिंग कर रहे हो, एक बेड उठाना रह गया हो और आपको मोटिवेशन की नीड है, तो यू कैन से ब्रेक अ स्वेट। ठीक है, तो ब्रेक अ स्वेट मीन्स चलो अब फिजिकली क्या है, हमने काम करना है। उसके बाद If someone is caught between a rock and a hard place, what is their situation? कहते अगर कोई बंदा एक रॉक और हार्ड प्लेस में फंस जाए तो वो क्या है, तो हम देखो वो फ्रेज यूज करते हैं ना हिंदी में, आगे कुआं पीछे खाई। ठीक है, तो वहां पे क्या यूज होता है, स्टक बिटवीन टू डिफिकल्ट चॉइसेस। तो हम दो चीजों, मुश्किल चॉइसेस में फंस गए हैं कि इधर वाले साइड पे जाएं, इधर वाली साइड पे, दोनों साइड पे डेंजर है, तो हमने एक चूज करना है। ऑलराइट, What is the meaning of the phrase burn the candle at both the ends? Burn the candle at both the ends। तो ये फ्रेज का हमने क्या करना है, मीनिंग निकालना है। ठीक है, तो लाइट अ कैंडल फ्रॉम द मिडल, ये तो हो नहीं सकता। बर्न कैंडल साइमल्टेनियसली, ये भी नहीं होगा। तो कभी भी लिटरल मीनिंग नहीं निकालना किसी फ्रेज का। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। तो ये क्या है, वर्क और स्टे अवेक फॉर लॉन्ग आवर्स, लंबे समय के लिए काम करना, मेहनत करनी, हार्ड वर्क करना। ठीक है, हार्ड वर्क करना। ठीक है, बर्न द कैंडल एट बोथ द एंड्स।
Thereafter the idiom is, what does the idiom take with a grain of salt? Take with a grain of salt. तो अब हमने देखना है कि इसका मीनिंग क्या होता है. Believe something skeptically. तो हमने क्या करना है यूज, किसी चीज को अगर हम कहते हैं ना भांप भांप के चलना, ऑब्जर्व करना प्रॉपरली, ठीक है, मतलब वहां पे शक करके कॉशियसली चलना, कॉशन के साथ, ठीक है, मतलब अपने प्रिकॉशंस लेके चलो, साइड पे कंजर्व होके चलो कि किसी चीज पे शक करके, ठीक है, डूबियस होके किसी चीज के लिए शक्की होके चलना है, तभी हम फूक फूक के कदम रखने हैं, ठीक है. तो फूक फूक के कदम रखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टेक अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट. तो मतलब सारे अपने जो हैं, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे नेगेटिविटी आ सकती है, यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है इसका, तो पहले उसको क्या करो, ऑब्जर्व करो, देयर आफ्टर बिलीव इट. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. इफ समवन टेल्स यू टू टर्न द टेबल्स, व्हाट आर दे सजेस्टिंग. तो अगर आपको कोई कहे टर्न द टेबल, तो टर्न नहीं कर देना किसी चीज को, लिटरल मीनिंग पे नहीं जाना. रिवर्स द सिचुएशन टू वंस एडवांटेज. रिवर्स कर देना किसी चीज को. अगर हम करें कि अगर टर्न द टेबल होता है, जैसे अब ब्रिटेन ने पहले यहाँ पे राज किया, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने. अब जो यूके का प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, ऋषि सुनाक इंडियन है, वो इंडियन ओरिजिन का है, ठीक है. तो ये सिचुएशन क्या दिखाएगी, टर्न द टेबल, ठीक है, ये टर्न होगी टेबल, अब सिचुएशन चेंज होगी, बिल्कुल रिवर्स हो गई, ठीक है, पलट गई. देयरआफ्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन कट द मस्टर्ड. कट द मस्टर्ड. कट द मस्टर्ड होता है, मस्टर्ड बहुत आपने देखा कि बारीक सा होता है, उसको कट करना, मतलब आपने कोई टास्क जो है बहुत एफिशिएंटली परफॉर्म किया है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है कि आपने इवन मस्टर्ड को भी कट कर दिया, ठीक है. इट मींस यू हैव डन योर टास्क वेरी एफिशिएंटली, बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है. सो द बी ऑप्शन इज करेक्ट, एफिशिएंटली परफॉर्म अ टास्क. Thereafter, if someone is on the same page, what does that indicate? जब हम वर्ड यूज करते हैं ऑन द सेम पेज, जब हम किसी के साथ सहमति रखते हैं, एग्रीइंग और अंडरस्टैंडिंग द सेम थिंग. अगर आपकी कोई बात आर्ग्यूमेंट हो रहा हो, तो कुछ है, अगर आप किसी के साथ सहमति रखते हो, तो यू कैन से आई अग्री की जगह हम यूज कर सकते हैं आई एम ऑन द सेम पेज. तो अगर डिबेट हो रही हो, अगर आप एक जो पार्टी है, जो फर्स्ट जो है, उसके साथ आप क्या कर रहे हो, एग्री कर रहे हो, तो यू कैन से आई एम ऑन द सेम पेज. I am on the same page. It means to agree. All right? चलिए next देखते हैं. If someone advises you to read between the lines, what are they suggesting? तो अगर आपको कोई कहे कि read between the lines, ठीक है, तो आपको क्या करना है, it means आपको उसको cautiously read करना है, और जो उसका हिडन मीनिंग ड्राइव हो रहा है, छुपा हुआ जो वो बात है, व्यक्त करना चाहता है कोई, तो उसको क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है. फाइंड द हिडन मीनिंग्स और अंडरस्टैंड इम्प्लॉइड इंफॉर्मेशन. इम्प्लॉइड मीन्स जो डिपिक्ट की गई है वहां पे इंफॉर्मेशन, कि जो कहना चाह रहा है इंसान. अगर आपको कोई इशारा कर रहा हो, कोई कुछ कर रहा हो, अगर आप उसको कहना चाहते हो कि दूसरा बंदा ना समझ ले उस बात को, तो रीड बिटवीन द लाइन्स. यू कैन से रीड बिटवीन द लाइन्स टू व्हाट आई एम सेइंग. ऑलराइट, तो आप उसको हिडन मीनिंग देना चाहते हो, एक इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, डीकोडेड इंफॉर्मेशन जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. व्हाट इज इट मीन टू बी कॉट रेड हैंडेड. तो ये बहुत बार यूज होता है. कॉट रेड हैंडेड मीन्स कि आपने कोई गलत काम किया है, इलीगल एक्टिविटी की है और आप पकड़े जा रहे हो, ठीक है. द थीफ वॉज कॉट रेड हैंडेड. इट मीन्स जब वो चोरी कर रहा था, तो वो क्या उसको पकड़ लिया पुलिस ने. देयरआफ्टर, if someone is walking on eggshells, what is their behavior like? तो walking on the eggshells, eggshells होते हैं जो एग के छिलके होते हैं, तो eggshells हो जाते हैं वो. ऑलराइट, ठीक है. तो walking on the eggshell means ट्रेडिंग केयरफुली और कॉशियसली. ट्रेडिंग होता है एक चलने का जो तरीका होता है, वॉकिंग का एक पैटर्न होता है, वे होता है, तो उसे हम ट्रेडिंग बोल देते हैं. सो द बी ऑप्शन इज करेक्ट, कि बहुत ध्यान से फूक फूक के कदम रखने हैं. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. व्हाट डज द ईडियम मीन्स होल्ड योर हॉर्सेस. तो आप मतलब अपने घोड़े मत दौड़ाओ दिमाग के, शांत रहो, मतलब उनको संभाल के रखो. सो बी पेशेंट और वेट. टू बी पेशेंट और वेट की यहाँ क्या करो, शांत रहो, सेरीन रहो, काम रहो और वेट करो उस चीज की. ओके, सो द नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन चिप ऑन योर शोल्डर. चिप ऑन योर शोल्डर. जब चिप ऑन योर शोल्डर हम कहते हैं, तो उसके लिए यूज किया जाता है जो इंसान नकचड़ा हो, एरोगेंट हो, ठीक है.
मतलब आपको चीज वो सही ना लगी हो, कि वो आप लगे कि यार ये गलत हो रहा है काम, ये बिल्कुल गलत है। अ साइन ऑफ एरोगेंस और रिजेंटमेंट, ठीक है, या आपको गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ हो रही है, चिड़चिड़ा हो रहा है मन, या आपको कुछ चीज गलत लगी हो, ठीक है, और आप कह रहे हो आई एम हैविंग शप ऑन माई शर्ट। देयर आफ्टर व्हाट इज द इडियम स्केलेटन इन द क्लोजेट? क्लोजेट होता है अलमीराज वगैरह, जो कबर्ड वगैरह, जो जहां पे कपड़े रखे जाते हैं, तो क्लोजेट, स्केलेटन इन द क्लोजेट मीन्स a literal skeleton in the closet, no. A secret or a hidden shame, yes. So it's B option, a secret or a hidden shame. It means कोई ऐसा secret है जो छुपा हुआ है, ठीक है, जो छुपा हुआ है, ठीक है, अगर वो बाहर आ गया it will bring shame, ठीक है, तो वो आपके लिए शर्मिंदगी लेके आ सकता है अगर वो बाहर रिवील हो गया। Alright, so skeleton in the closet means a secret or a hidden shame. Thereafter, if someone is barking up the wrong tree, what are they doing? ठीक है, barking up the wrong tree, यहाँ पे wrong tree के हमने यहाँ से एक इंडिकेशन ले सकते हैं। It means searching a wrong place or making wrong assumption, जब हम गलत चीज को ढूंढ रहे हो और वहां पे वो चीज जो आप ढूंढ रहे हो वो नहीं है वहां पे, ठीक है, और हम गलत अज्यूम कर रहे हैं, सोच गलत रहे हैं किसी के बारे में या किसी चीज के बारे में। तो आप जब कहना चाहते हो कि अगर आप गलत सोच रहे हो, अगर इस एक्सप्रेशन को आपने कहना है, तो यू कैन से यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। All right. So, what is the phrase hit the ground running? Hit the ground running. तो इसके लिए हम क्या कहते हैं? Hit the ground running एक हमने यूज किया था रोड वाला, ठीक है। तो जब हम किसी टास्क को बिगिन करते हैं with great zeal and enthusiasm, एनर्जी के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, zeal के साथ, zest के साथ, तो we use it begin a task with energy and determination. तो उसे बहुत ही मतलब दृढ़ता से शुरू करना और एनर्जी के साथ शुरू करना। All right? तो अगर हम कहें कि आप पढ़ना शुरू करो, तो अगर वी कैन से हिट द ग्राउंड रनिंग, इट्स द टाइम टू हिट द ग्राउंड रनिंग, यही समय है पढ़ने के लिए। ऑलराइट, चलिए, सो द नेक्स्ट वन इज इफ समवन सेज बर्न ब्रिजेस, व्हाट आर दे एडवाइजिंग अगेंस्ट? बर्न ब्रिजेस, ठीक है, तो हमने ये पहले भी करा था, तो वो था बर्न वंस ब्रिजेस, ये है बर्न ब्रिजेस, तो दे इंडिकेट द सेम मीनिंग, दैट इज टू एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्निंग टू अ प्रीवियस स्टेट, पीछे आने से किसी को रोकने के लिए, तो यू कैन से बर्न ब्रिजेस। Thereafter, the expression, what is the meaning of the expression paint the town red? Paint the town red. तो अब इसके लिए क्या यूज होता है? Literally paint buildings red? No. Create a art exhibit? No. Start a public project? No. So it's have a lively and enjoyable time, often involving celebration. अब जैसे क्रिसमस का टाइम आएगा, so you can say paint the town red. तो आप बहुत अच्छी तरह खुश होके उस जो मोमेंट है उसको क्या कर सकते हो? एंजॉय कर रहे हो और सेलिब्रेट कर रहे हो, ठीक है। सो यू कैन से पेंट द टाउन रेड, इट्स द टाइम टू पेंट द टाउन रेड। तो यही समय है टाउन को रेड पेंट करने का, बिकॉज न्यू ईयर इज अप्रोचिंग, क्रिसमस चल रहा है, तो दिस इज द टाइम। Alright, so the 52nd one is if someone advises you, keep your nose to the grindstone. Keep your nose to the grindstone. What are they suggesting? तो अगर हम कहें कि नाक रगड़ने वाला होता है ना जैसे चीज, कि स्टे फोकस्ड, वर्क हार्ड, जब तक वो चीज क्या ना हो, अचीव ना हो जाए, कि मतलब मेहनत श्रम करते जाओ, कीप वर्किंग हार्ड एंड स्टे फोकस्ड। ऑलराइट, तो अगर आपने पढ़ना है तो कीप योर नोज टू द ग्राइंडस्टोन, कीप वॉचिंग द वीडियोस, अगर आप देखते जाओगे उस चीज को तो आपको ये याद होती जाएंगी, ठीक है। कीप वर्किंग हार्ड एंड स्टे फोकस्ड। देयर आफ्टर 53rd is what does the idiom wear your heart on your sleeve mean? तो wear your heart on your sleeve, तो ये क्या होता है कि अब अपनी फीलिंग्स दिखाने का समय आ गया है। show your true feelings openly, ठीक है। अगर आप किसी के सामने जाते हो कहते हो बता दे बता दे बता दे, तो यूज मोर ब्यूटीफुल फ्रेज दैट इज wear your heart on your sleeve, ठीक है। तो इंप्रेशन क्रिएट करो कि चलो भाई बताओ अब wear your heart on your sleeve, अब आप अपनी जो फीलिंग्स है उसे व्यक्त कर सकते हो। thereafter if someone says cut the Gordian knot, नॉट होती है गांठ जब लग जाती है कि ऐसे मतलब इतनी अजीब सी गांठ है कि उसको आप खोल नहीं पा रहे, ठीक है। कट द गॉर्डियन नोट मीन्स टू सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्व करना है। कॉम्प्लेक्स होता है डिफिकल्ट, ठीक है, डिफिकल्ट। तो डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए जब हमने क्या, ही कट द गॉर्डियन नॉट, तो उसने क्या कर दिया, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम थी उसे क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब कट 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 ही होता है, कट कट कटेड नहीं होता, कट 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 ही होता है, कट द गॉर्डियन नॉट।
Thereafter, 55th is, what is the meaning of the phrase buy the book? Buy the book. जब हम buy the book यूज करते हैं, ठीक है, जब आपने अगर हैरी पॉटर देखी हो सीरीज, तो जब यूज किया जाता है वहां पे फ्रेज, जब वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ते हैं तो उनको समझाया जाता है कि बाय द बुक, फॉलो द रूल्स, ठीक है। जब हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू द एस्टैब्लिश्ड रूल्स और प्रोसीजर्स, जो इंस्टीट्यूशन ने रूल्स वगैरह बनाए हुए हैं उनको फॉलो करना, उनके अकॉर्डिंग चलना, तो हम कहते हैं बाय द बुक। ऑलराइट, सो दिस फ्रेज इज यूज कि आपको जो एस्टैब्लिश्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनके लिए क्या यूज करना है, बाय द बुक। ऑलराइट, तो ये हमारे कुछ फ्रेजेस हैं। अगर आप इनका पीडीएफ चाहते हो कि आपके नोट्स का पीडीएफ हो, तो आपके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, सो यू कैन ओपन फ्रॉम देयर और आपको नोट्स वहां पे अवेलेबल होंगे। थैंक यू।